से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग जो फाउंडेशन क्लासेस देख रहे हैं बच्चों आजकल उत्तराखंड के इतिहास का, उसके अंदर हम पवारकालीन शासन प्रशासन, उनका जो आर्ट एंड कल्चर है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो संभवतः इसकी आएगी और हम लोग ये वाला चैप्टर फिनिश कर लेंगे, यानी एंड कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग कोशिश करना, जो भी नए छात्र हैं जो फाउंडेशन बैच को देख रहे हैं, सही तरीके से उत्तराखंड के इतिहास की एक बार स्टडी कर लेना, क्योंकि अभी आपका पोस्ट वगैरह तो कुछ आई है नहीं, तो आपको 1-1.5 महीने 2 महीने जब भी विज्ञप्ति आएगी तो आपका एटलीस्ट उत्तराखंड का इतिहास फाउंडेशन बैच यहाँ कंप्लीट रहेगा। उधर आप जिला सीरीज कर लीजिए, इसी फोल्डर पे जिला सीरीज ऑलरेडी बनी है, बढ़िया बनी हो, ठीक है। और हो सकता है कि फ्यूचर में उसको मैं अपडेट करूं, लेकिन फिलहाल के लिए आपके एग्जाम के लिए वो मोर देन इनफ है। नए बच्चों के लिए काफी है जिला सीरीज, देन इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज आप लोग देख लीजिए। फाउंडेशन क्लासेस हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। देखिए आज हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, मूर्ति कला, यानी पवार काल में जो मूर्ति, पवार काल का चल रहा बच्चों, ठीक है, चंद्रकाल का नहीं चल रहा। मूर्ति कला यानी पवारकालीन मूर्ति कला। अब ये क्या है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आपका आजकल थोड़ा बदल गया। पहले सीधे फैक्ट पूछता था, अब आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछता हो कि इसमें ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम लोग कवर करेंगे। देखिए मूर्ति कला का बच्चों उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया जितना कि इससे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश में हुआ करता था। इनके समय की मूर्ति कला वो क्या होती गई, समय के साथ साथ उसका ह्रास होता गया, यानी बहुत ज्यादा मूर्ति कला पनपी नहीं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं बच्चों। एक तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था, उतनी यहाँ पे साधन संसाधन व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, इनका जो आपस में राजा महाराजा द्वारा उस ओर ज्यादा ध्यान न दिया जाना, इसके पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं। तो बेसिकली कार्तिकेयपुर की तुलना में इसका ह्रास हुआ था। और जो कार्तिकेयपुर के समय में लाखा मंडल और गोपेश्वर जो कि बहुत प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे मूर्ति के, वो भी अपने आप में धीरे धीरे क्या हो गया, उनकी जो अपनी एक मतलब वैल्यू थी मूर्ति कला के रूप में, वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो इसमें लिखो कार्तिकेयपुर की तुलना में इसका ह्रास हुआ, समझ जाओगे, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखूंगा तुम्हें। कार्तिकेयपुर की तुलना में ह्रास, इसका मतलब है बच्चों कि कार्तिकेयपुर राजवंश जब था उसके कंपैरिजन में इसका ह्रास हो गया था। और कार्तिकेयपुर के समय में दो बहुत प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे मूर्ति के, एक लाखा मंडल, एक गोपेश्वर। उनकी भी वैल्यू कम होगी मूर्ति कला के रूप में, वो भी कम पहचान जाने लगे। तो इसके ब्रैकेट में लिखो लाखा मंडल और गोपेश्वर कला केंद्र लगभग समाप्त हो गए थे, ठीक है, इस काल के आते आते। लाखा मंडल देहरादून जनपद, ठीक है, चक्राता के पास, तथा गोपेश्वर चमोली। गोपेश्वर मूर्ति कला के केंद्र लगभग समाप्त उस समय हुआ करते थे, केंद्र लगभग समाप्त हो गए थे, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा इसमें क्या हो गया था बच्चों, ह्रास देखने को मिलता है हमें। बहुत ज्यादा इसमें क्या हो गया, चीजें बदल गई थी इस काल में आते आते, ठीक है। इसमें हम लोग जो दे सकते हैं बेसिकली, क्योंकि पवार राजवंश की राजधानी जो श्रीनगर थी, वहां पे कुछ कला से संबंधित कार्य होते थे, यानी श्रीनगर इनका थोड़ा बहुत शिल्प कर्म का केंद्र हुआ करता था। अगला पॉइंट लिखो, श्रीनगर में कुछ शिल्प कर्म होता था। श्रीनगर में कुछ शिल्प कर्म का कार्य किया जाता था। श्रीनगर में कुछ शिल्प कर्म कार्य किया जाता था, ठीक है, यानी शिल्प कला का जो संबंधित कार्य करता था वो श्रीनगर में कुछ मात्रा तक यहाँ पे हुआ करता था। और जो ये मूर्तियां बनी थी बच्चों, अधिकांश मूर्तियां पाषाण की बनी है, पत्थर की बनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी मूर्तियां पत्थर की बनी है, कुछ मूर्तियां अपने आप पर धातु के रूप में भी हमको देखने को मिलती है, स्पेशली देवों की, ठीक है। लिखो मूर्तियां अधिकांश पाषाण रूप में, मूर्तियां अधिकांश, अगला पॉइंट लिखना है, ठीक है। अधिकांश मूर्तियां जो है बच्चों पाषाण की पाएगी, पाषाण मतलब पत्थर की, परंतु इसके ब्रैकेट में लिखना कुछ मूर्तियां धातु रूप में भी देखने को मिलती है, कुछ मूर्तियां धातु रूप में भी देखने को मिलती है। इसका ये मतलब है, क्वेश्चन अगर आता है कि मूर्ति पवार शासनकाल में मूर्तियां कंप्लीटली पाषाण में बनी थी, ये गलत हो जाएगा। कुछ हमें धातु के एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं मूर्ति में, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें जो ये मूर्तियां थी बच्चों, ये स्थानीय प्रस्तर पे उकेरी गई थी, यानी जो वहां के लोकल लेवल के जो प्रस्तर मतलब अपने आप पे पस्तर होता है, पत्थर एक प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, उसमें ये बेसिकली उकेरी जाती थी। तो अगला लिखो, स्थानीय प्रस्तर पर उकेरी जाती थी, मूर्तियां स्थानीय प्रस्तर पर उकेरी जाती थी, स्थानीय प्रस्तर पर उकेरी गई, ठीक है। यानी
उस पे जो मूर्तियां बनाएगी वहां के जो पाषाण पत्थर है उसी को डिजाइन करके उसी को काट छांट के वो बनाया जाता था बेसिकली। ठीक है, अब देखना बच्चों इसमें जो धातु की होती थी मूर्तियां वो मोस्टली कौन सी होती थी, उस उत्सव से संबंधित मूर्तियां होगी, कोई उत्सव वगैरह मनाने, कोई देव मूर्ति होगी, ये बेसिकली धातु से संबंधित मूर्तियां थी। ठीक है, लिखो उत्सव मूर्तियां व देव मूर्तियां, उत्सव मूर्तियां व देव मूर्तियां बेसिकली यानी सामान्यतः धातु की बनती थी। ठीक है, यानी इसमें धातु का प्रयोग किया जाता था, अदरवाइज जो लोकल होता था सब पत्थर का ही बेसिकली हम लोग क्या करते थे समय पे यूज करते थे बच्चों। ठीक, अब आपको क्या सर लकड़ी की भी मिलती होंगी या कास्ट की भी मिलती होंगी, कास्ट प्रतिमाओं के उदाहरण भी हमको इसमें देखने को मिलते हैं बच्चों। बेसिकली जो देवदार है या तुन है, इनके पेड़ से क्या करते थे, जैसे अपने आप में जो मकान है, मकान के आपने देखा होगा खोली वगैरह बनता था, उसमें आज भी देखोगे अगर आप परंपरागत मकान देखोगे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, उसमें मूर्तियां बनी है, दरवाजे की टॉप में बनाया होगा देखना। जैसे गढ़वाल में तो बहुत फेमस है, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, आपने देखा भी होगा, खोई का गणेशा भी बोलते हैं, ये सुना भी आपने। तो जो कास्ट मूर्तियां थी वो बेसिकली देवदार और तुन के प्रयोग से बनती थी, और खोली और मोरी, मोरी मतलब खिड़की होता है, ठीक है, पर देव प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ठीक है, लिखो कास्ट प्रतिमाओं के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, कास्ट प्रतिमाओं के उदाहरण भी देखने, कास्ट मतलब लकड़ी, कास्ट प्रतिमाओं के उदाहरण, कास्ट प्रतिमाओं के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। और कास्ट प्रतिमाओं में बेसिकली आप ये चीज समझना बच्चों, जो कास्ट प्रतिमाएं थी जैसे देवदार हो गया, तून हो गया, इनके जो अपने आप में मकान में बनाए जाते थे, चाहे खोई बनाओ आप, यानी महाद्वार जिसको बोलते हैं, यानी घर के बाहर जो पहला दरवाजा होता है एंट्रेंस के लिए, ठीक है, या अपने आप में जो खिड़कियां होती हैं उनमें देव प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। तो इसमें लिखो देवदार, तुन आदि से निर्मित खोली और मोरी पर देव प्रतिमाएं मिलती हैं। ठीक है, लिखो खोली, खोली के ब्रैकेट में लिखना महाद्वार, जो मेन एंट्रेंस गेट होता है खोली बोलते हैं। ठीक है, महाद्वार यानी जो एंट्री गेट होता है ना, घर में घुसने वाला जो मेन दरवाजा होता है उसको बोलते हैं खोली या खोई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा मोरी लिखो, मोरी मतलब खिड़की, मोरी इसको वैसे बोलते हैं खिड़की। पर देव प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, पर देव प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, यानी खोली व महाद्वार मतलब ये और मोरी खिड़की पर देव प्रतिमाएं वहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी भी देखना आप, और ये लकड़ी की बनी होती हैं, कास्ट की बनी होती है, यानी कास्ट की मूर्तियां भी वहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक, मूर्तियां बेसिकली बच्चों ब्राह्मण देवमंडल की थी, यानी जो ब्राह्मण देवमंडल विष्णु है, गणेश है, शिव है, इनकी मूर्तियां अधिकांश से देखने को मिलती है। और बौद्ध धर्म चूंकि बच्चों तिब्बतियन इलाके या भूटांतिक प्रदेश में था, तो बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां थी वो वहां से बेसिकली मंगाई जाती थी। तो लिखो जो मूर्तियां हैं ब्राह्मण देवमंडल से संबंधित थी, अधिकांश मूर्तियां ब्राह्मण देवमंडल से संबंधित, यानी ब्राह्मण देवता जो भी थे, ठीक है, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव जो भी कहते हो आप, मूर्तियां ब्राह्मण देवमंडल से थी। और 15वीं सदी के आसपास इसमें नाग पंथ की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट लिखो, नाग पंथ की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं, नाग पंथ की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इसका मतलब है जैसे गोरखनाथ हो गया, ये जो सुना होगा आपने श्रीनगर की जो गोरखनाथ गुफा है, या इसके अलावा जो भी नाथ संप्रदाय से संबंधित थे उनकी मूर्तियां भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और अंतिम पॉइंट आपको इसमें मूर्तियों में लिखना है बच्चों, बौद्ध मूर्तियां सामान्यतः भोट देश से आयातित की जाती थी, बौद्ध मूर्तियां भोट देश से आयातित की जाती थी। ठीक है, जो बौद्ध से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से, वो भूटांतिक जो प्रदेश था, तिब्बतियन इलाका, वहां से क्या करती थी, यानी भोट देश लिखा मैंने, ठीक है, भूटांतिक देश से आयातित की जाती थी सामान्यतः। ठीक है, तो ये मूर्तियां, तो मूर्तियों के बारे में आप सिंपल सा समझो, कार्तिकेयपुर राजवंश के कंपैरिजन में यहां भले ही मूर्तियां बनी, लेकिन उनकी सुंदरता और उसकी जो एक अलग पहचान थी कार्तिकेयपुर राजवंश में, वो कम हो गई। ठीक है, मूर्तियां बेसिकली पाषाण कास्ट की बनती थी, और कहीं कहीं हमें धातुओं की मूर्तियों को भी देखने को एग्जाम्पल मिलता है। मूर्तियों का संबंध बेसिकली ब्राह्मण देवताओं से था, और लोग अपने घरों में जो है कास्ट के जो दरवाजे हैं या अपनी खिड़कियां हैं उसमें भी क्या करते थे बच्चों, वहां पे अपनी मूर्तियों की कलाकारी दिखाते थे। ठीक, बौद्ध मूर्तियां भूटांतिक प्रदेश से इस काल में मंगाई जाती थी, यानी कह नहीं सकते कि हम कंप्लीटली बौद्ध मूर्तियां नहीं थी। इसके बाद आता है बच्चों वास्तुकला। वास्तुकला दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है बच्चों, वास्तुकला आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है, वास्तुकला ये क्या है बच्चों, दो भागों में,
एक तो थी बच्चों जन वास्तु, यानी जो लोग अपने लिए बनाते थे, जन वास्तु बोलते थे। और दूसरा होता था बच्चों देव वास्तु। देव वास्तु का मतलब था जो भगवान वगैरह से संबंधित थे, ठीक है। देव वास्तु, ये दो भागों में थी। जन वास्तु मतलब जो जनता यानी जो पब्लिक है, जो राजा महाराजा, वो अपने लिए क्या क्या चीजें बनाते थे वास्तुकला के रूप में। और देव वास्तु मतलब भगवान की जो मंदिर होते हैं इन चीजों से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें पहला लिखना आप लोग जन वास्तु, यानी पवार काल में जन वास्तु की क्या कंडीशन थी और किसको क्या बोला गया, ठीक है। लिखो जन वास्तु, जन वास्तु, पहला ही आएगा आपका जन वास्तु, ठीक। ढंग से इसको देखना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन सही से तैयार कर लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प आप लोगों को हो जाएगी, ठीक है। तो पहला लिखो घट ऑब्लिक घराट, ये जन वास्तु का एग्जाम्पल था। घट ऑब्लिक घराट, ये क्या होते थे बच्चों, पंचक्की। क्या होती थी ये, पंचक्की, यानी पानी से चलने वाली चक्की। एक प्रकार के जो धान है, धान तो क्या गेहूं वगैरह पीसना या कोई ऐसी चीज पीसना, टरबाइन यानी सिस्टमिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें बच्चों। पानी ऊपर से आता था, नीचे मशीन को घुमाता था, फोर्स से पानी आती थी। अभी भी आपने देखा होगा परंपरागत रूप से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पे पंचक्की देखने को मिलती है। हालांकि अधिकांश पंचक्कियां अब विलुप्त हो चुकी हैं, बची अब जो है उनका स्थान क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक जो अपने आप में चक्कियां हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पहले पंचक्की चलती थी, उसके बाद गांव क्षेत्रों में आपने देखा होगा चक्कियां चलने लगी जो पेट्रोल डीजल वगैरह से चलने लगी, और आजकल लाइट से चलने वाली बहुत मिनी, यानी टेक्नोलॉजी इतनी मिनी होती जा रही है। और मतलब लोग क्या कर रहे हैं, अपने जनरल स्टोर की दुकान में ही ये चीजें लगाने लग गए, ठीक है। पहले सब चीजें सेपरेट होती थी, आजकल किसी ने कोई दुकान खोली उसमें ही ये क्या रख दे रहा, चक्की रख दे रहा, ठीक है। तो पंचक्की घट या घराट एक जनवास्तु का एग्जाम्पल था, ये ध्यान रखना। दूसरा होता था बच्चों छीणा। ये क्या चीज है, छीणा होती थी बच्चों एक प्रकार की गूल, यानी एक प्रकार की छोटी सी नहर जो पहाड़ी को काट के, पानी को लाने के लिए पहाड़ी को काट के, यानी अपने आप में एक सुरंग सी बना के दूसरे खेतों तक अगर आप लोग किसी माध्यम से अगर आप पानी पहुंचा रहे तो उसको छीणा बोला जाता था, ठीक है। छीणा था बच्चों जल साधन हेतु बनाई गई सुरंग। तो लिखो जल साधन हेतु बनाई गई सुरंग, यानी जल पानी के लिए जल साधन हेतु बनाई गई सुरंग, बनाई गई सुरंग क्या थी बच्चों, इसको बोला गया छीणा, ठीक है। मलेथा की छीणा का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत प्रचलित है उत्तराखंड के इतिहास में, जिसको कि माधो सिंह के द्वारा बनाया गया। इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों मलेथा की छीणा, मलेथा की छीणा, और इसका संबंध है माधो सिंह से, ठीक है। माधो सिंह के द्वारा ये बनाई गई थी बच्चों मलेथा की छीणा। ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है उत्तराखंड के इतिहास में, माधो सिंह द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। तो छीणा क्या था, एक प्रकार की नहर टाइप की, मान के चलो छोटी सी नहर यानी गूल टाइप की, जिसको हो पहाड़ी क्षेत्र को काट के सुरंग बना के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए इसका निर्माण किया जाता था, ठीक है। अगला लिखो जलधारा तथा बऊ, ये सब जन वास्तु के एग्जाम्पल है। जलधारा तथा बऊ, बऊ, बऊ क्या होता था बच्चों, एक प्रकार के नौले टाइप के आप लोग कह सकते हैं, कुंडे या नौले। आपने देखा होगा कभी अगर आप दिल्ली वगैरह जाते हैं या कुतुब मीनार के आसपास या कभी इन जगहों में आपने देखा होगा सीढ़ियां, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी चीजें देखने को मिलती हैं। एक अपने आप में क्या बनाया गया बच्चों, एक स्ट्रक्चर बनाया गया, चाहे आप स्क्वायर के शेप में हो, ऊपर से सीढ़ियां होती थी नीचे जाने के लिए, उसमें पानी होता था, ठीक है। एक प्रकार के नौले आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में भी, अगर आप कहीं नौले देखोगे तो सीढ़ियां होती हैं, मंदिरों में स्पेशली देखने को मिलते हैं सीढ़ियां, और नीचे थोड़ा सा पानी होता है, उसमें पानी सोर्स से आता, उसी प्रकार के स्ट्रक्चर होते थे। जलधारा तथा बऊ भी क्या है बच्चों, जनवास्तु के एग्जाम्पल हैं। जलधारा जो थी इसको मंगरा भी बोलते हैं बच्चों स्थानीय भाषा में, और जो बऊ है उसको वापी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, एक प्रकार के कुंड या नौले, ठीक है। इसको वापी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, वापी, ठीक है, स्थानीय भाषा में, ठीक है। वापू बोलते हैं इसको, वापी। और ये ध्यान रखना आप लोग, इसको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, एक प्रकार के इसमें नौले या कुंडे लिख लो, नौले ऑब्लिक कुंडे, समझ जाओगे, ठीक है। और नेट में चेक कर लेना क्या, जलधारा इसको मंगरा बोलते हैं बच्चों स्थानीय भाषा में, मंगरा, ठीक है, मंगरा भी बोलते हैं इसको स्थानीय भाषा में। तो ये भी अपने आप में देखने को मिलते हैं हमें क्या, जलाशय वास्तुकला का उदाहरण। ये जलधारा तथा बऊ क्या था बच्चों, जलाशय वास्तुकला का एक प्रकार के उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं जनवास्तु में, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों मांडा। मांडा क्या होता था बच्चों, एक प्रकार के मंडप के समान होते थे, बट ये मंडप नहीं होते थे। जैसे आपने देवालयों में एक हॉल देखा होगा ना, ये वैसा मंडप नहीं था। ये मंडप बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे कोई रास्ता था, यात्री मार्ग था, चाहे आप किसी ट्रैकिंग पे जा रहे हो, वहां पे विश्राम करने
करने के लिए बना दिया, या किसी देवालय के आसपास या राजमहल के आसपास बना दिया, तो एक मांडा होता था। ठीक है, लिखो अगला, लिखो मांडा, ब्रैकेट में लिखो मंडप के समान, मंडप के समान, एक प्रकार का हॉल टाइप का। ठीक है, जो क्या होता था, जैसे 4 पीलर लगा दिए, विश्राम गृह टाइप की 4 पीलर लगा दिए, छत डाल दी, बड़ा सा बना दिया उसको। ठीक है, तो मंडप टाइप के होते थे मांडा। और ये क्या होता था, यात्रा मार्गों और देवालयों के समीप बनाया जाता था बच्चों। ये सब वास्तुकला, जनवास, यात्रा मार्गों ऑब्लिक देवालयों के समीप, देवालयों के समीप इसका क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था, जिसको क्या बोलते थे, मांडा बोलते थे। ठीक है, अगला लिखो बच्चों थर्प। थर्प होता था चौतारा। थर्प अभी भी देखा होगा आपने, तो अभी भी देखने को मिलते हैं। आप अगर गांव वगैरह कहीं जाते हैं तो एक चबूतरा टाइप का, यानी बड़ा सा होता है, देखा होगा मंदिर के आसपास बहुत बड़े पत्थर से थोड़ा ऊंचा बना होता है, जिसको चौतारा भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, थर्प। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई पंचायत होगी या कोई मीटिंग होगी, इसमें जो वहां के गांव के सयाना वगैरह है वो लोग बैठते थे, चौड़ा सा टाइप का। ठीक है, मंदिर वगैरह के आसपास अभी भी आपने कई जगह देखे होंगे, पत्थर का बनाया जाता था थर्प। ये क्या होता था, मठ या मंदिर के समीप अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर इसको बनाया जाता था। ठीक है, तो थर्प लिख लो इसके आगे, मठ या मंदिर अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर इसको बनाया जाता था। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल जैसे आप लोग एक इसका मांडे का एग्जाम्पल लिखो, एक बहुत फेमस मांडा है गढ़वाल में, उसको बोलते हैं सोमा की मांडा, जो कि देवालय के समीप बनाई जाती थी, सोमा की मांडा। ठीक है, ये देवालय के समीप वगैरह बनाई गई थी। और ऐसी एक मघु की मांडा है, ये देवालय के समीप बनी थी, एक मघु की मांडा है, ये यात्रा मार्ग पे। ठीक है, तो एक प्रकार का स्ट्रक्चर, हॉल टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, रूम टाइप का नहीं होगा। अगला लिखो बच्चों आप लोग, इसके बाद जनावास, यानी जनता जहां पे आप निवास करती थी, वो भी क्या था, इस पर 2 प्रकार के थे। एक तो साधारण जनावास थे बच्चों, और एक थे स्पेशल, विशिष्ट लोगों के, जो मतलब सयाना और थोकदार और ये लोग बनाते थे, ये विशिष्ट होते थे। साधारण लोगों के जनावास होते थे। जो साधारण लोग होते थे बच्चों, एक तली से लेकर, मतलब आप एक तल वाला बनाते थे, बेसिकली सिंगल एक बेसमेंट होता था। विशिष्ट लोग बहु मंजिला अपने आप में जनावास बनाते थे, ये ध्यान रखना, संपन्न लोग। ठीक है, जो निचला तल था इसका ओबरा और ऊपरी तल पांडा कहलाता था, किसमें, जनावास। ठीक है, लिखो जनावास का निचला तल, 2 तल होते थे ना, निचला तल और ऊपरी तल। ऊपरी तल को तो बोला गया बच्चों पांडा, क्या बोला गया, पांडा। और जो निचला तल था वास्तुकला के अंतर्गत उसको बोला गया ओबरा, क्या बोला गया, ओबरा। ठीक है, ये विशिष्ट लोग जो है एक से अधिक मंजिला मकान बनाते थे। वैसे आपको इतने देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसमें सयाना, बूढ़े और थोकदार लोग इसको बनाते थे। मुख्य द्वार मैंने बताई रखा, खोली कहलाता था, गणेश की मूर्ति उसमें उकेरी जाती थी, ये बताया। हाँ, इसके जो निर्माता थे वो ओड जाति के शिल्पकार होते थे। ठीक है, जनावास के निर्माता कौन थे उस समय पे, ओड जाति के शिल्पकार, इसके क्या होते थे, अपने आप में इसके निर्माता होते थे, ओड जाति के शिल्पकार। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जनवास्तु में गिरिदुर्ग का निर्माण आता है। गिरिदुर्ग क्या होते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे कहीं आप लाल किला वगैरह जाते हैं तो दुर्ग का निर्माण कर दिया जाता है, आगे से बहुत बड़ी दीवारें होगी, उसके अंदर सेफ्टी के लिए राजमहल होता था, यानी अपने आप में हिल फोर्ट जिसको आप लोग बोलते हैं। अगला लिखो गिरिदुर्ग, इसके ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लो हिल फोर्ट। तो गिरिदुर्ग के एग्जाम्पल भी मिलते हैं। इसको बेसिकली गढ़ तथा कोट कहा जाता था गढ़वाल में। ठीक है, लिखो इसे गढ़वाल में गढ़ तथा कोट कहा गया, हिल फोर्ट। ठीक है, गढ़ तथा कोट इसको बोला जाता था। जैसे 52 गढ़ सुने होंगे ना आपने, चांदपुर गढ़, ये वो गिरिदुर्ग ही होते थे, गढ़ तथा कोट। इसका भी आपको यहाँ पे निर्माण देखने को मिलता है। और लास्ट देखने को मिलता है बच्चों राजप्रसाद। राजप्रसाद था राजमहल। ठीक है, राजप्रसाद यानी राजप्रसाद मतलब राजमहल, एक प्रकार से आप कह सकते हो। जैसे पुराना दरबार हो गया टिहरी में, इसके अलावा अजयपाल का आपने देखा होगा, ये भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये था आपका जनवास्तु। इसके बाद अंतिम आता है बच्चों, वो आता है देववास्तु। देववास्तु के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं, सुन लो आप। ठीक है, देववास्तु क्या था बच्चों, 2 कैटेगरी में था। एक तो 1000 ईस्वी से 1500 के आसपास, एक 1500 से 1800 तक। 1000 से 1500 वाला जो था बच्चों, वो बेसिकली कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में जो देवालय बनाए
बनाए गए थे उसी स्ट्रक्चर पे बने हुए थे, ठीक है, सामान्यतः उसी की एक प्रकार की कॉपी भी आप लोग कह सकते हो। लेकिन कार्तिकेयपुर राजवंश के कंपैरिजन में वो जो देव वास्तु था वो अपने डिक्लाइन फेज में चला गया था, क्योंकि इन शासकों द्वारा इस काम पे बहुत ज्यादा ध्यान न देने की वजह से वो अपने आप में जो उन्नति थी उसकी नहीं हो सकी, ठीक है। उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, वो हमने देखना है नहीं। दूसरा जैसे केदारनाथ का है या अपने आप में कुछ इस प्रकार के मंदिर है। बाद में एक और आता है जो 1500 के बाद के आते हैं, उसमें थोड़ा सा और डिक्लाइन फेज हो गया, उसमें भी कुछ खास ऐसा है नहीं हमारे एग्जाम की दृष्टि से। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जिस दिन होगा देव वास्तु के बारे में थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ आई होगी। इसको एक बार रिवाइज करना और रिवाइज करके समझने की कोशिश करना। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।